डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आयनिक सॉलिड्स जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो वैल्यू किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर जो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसमें जब हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे तो वो इस प्रकार से होगी कि जो एक प्लेन है, यहाँ पर इसके जो डायगोनल पॉइंट है, इन डायगोनल पॉइंट का जो सेंटर है वो एनाइन का सेंटर होता है। यहाँ पर जैसे ए है, यहाँ पर डी है। इसके ऊपर जो लेयर है इसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो एनाइंस होंगे वो एक सी पर होगा और एक बी पर होता है। बीच में जो स्पेस है यहाँ एक वॉइड बनता है, स्पेस है, यहाँ पर एक कैटाइन या एनाइन ऑक्युपाइड रहता है। अब हमें करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं। तो ए ओ पी, यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो ए और डी का जो एनायनिक स्फीयर है, रेनाइन है, ये आपस में इस पी पॉइंट पर एक दूसरे को टच करते हैं या छूते हैं। और ए ओ की यदि हम बात करें तो ए ओ एनाइन और कैटाइन की त्रिज्याओं के योग के बराबर डिस्टेंस है। ये रेनाइन की त्रिज्या हो गई और ये धनाइन की त्रिज्या हो गई। तो ए ओ है वो दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। ए पी की यदि हम बात करें तो ए पी यहाँ पर रेनाइन की त्रिज्या के मान के बराबर है जो कि आर माइनस है। और यदि हम बात करें ओ पी की तो ओ पी यहाँ पर ये जो डी ई की डिस्टेंस है या सी एफ की डिस्टेंस है, ये जितने भी एजेस हैं, किनारे हैं, इनकी डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। और ये जो ओ पी है ये हम कह सकते हैं कि डी ई लंबाई का आधा है। तो इस प्रकार हम ओ पी जब हम अलग से हमें कैलकुलेट करना होता है और इसके लिए हम एक और त्रिभुज लेते हैं जो कि है ए डी एफ। और ए डी एफ में हम ए डी एफ के थ्रू हम एक किनारे की जो डिस्टेंस है वो ज्ञात करते हैं और उसका जो आधा मान है वो होगा ओ पी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज ए ओ पी से। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। यहाँ पर हम जानते हैं कि ए ओ की जो डिस्टेंस है वो है आर प्लस आर माइनस के इक्वल। और ए पी का जो मान है वो है एनाइन की रेडियस जो कि है आर माइनस। और हमने बात की अभी कि जो ओ पी है ये दूरी किनारे का आधा मान है। किसी भी किनारे की हम बात करें तो उसका आधा मान होता है। तो यहाँ पर हम ओ पी को अलग से कैलकुलेट करेंगे और हम कह सकते हैं कि 2OP इज इक्वल टू डी ई। यदि हम डी ई और ओ पी को यदि कंपेयर करें तो ओ पी का मान डी ई की तुलना में आधा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2OP इज इक्वल टू डी ई। अब हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज की ए डी एफ। और ए डी एफ से हमें पता है कि जो ए डी है ये दूरी दो ऋणायनों की त्रिज्याओं का योग है जो कि 2r माइनस होगा। और डी एफ और ए एफ जो है ये दोनों आपस में बराबर है और इनका मान है वो डी ई के इक्वल है। तो हम पर्टिकुलर इसको यूँ लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। अब ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा √2 और फर्दर हम बात करें ए डी का मान हमें पता है 2r माइनस होगा इज इक्वल टू √2 इंटू 2OP। अब हम OP जो है इसकी डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, वैल्यू ज्ञात करेंगे इज इक्वल टू 1/√2r माइनस। अब ये जो OP की वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, यहाँ पर मान प्राप्त हुआ है, इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। इस पहले जो इक्वेशन है इसमें
और पहली इक्वेशन में हम जो पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी r प्लस r माइनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 r माइनस स्क्वायर प्लस r माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 r माइनस स्क्वायर। फर्दर हम बात करें r प्लस r माइनस इज इक्वल टू √3/2 r माइनस। अब ये जो r माइनस है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे और r माइनस है वो कॉमन लेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी r माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास √3/2 माइनस 1 वैल्यू आएगी। और जब r माइनस को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये जो कंपोनेंट है ये रेडियस रेशियो को शो करता है, r प्लस अपॉन r माइनस इज इक्वल टू √3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.225। तो इस प्रकार हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए रेडियस रेशियो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आयनिक स्ट्रक्चर में यूनिट सेल पाई जाती है, जो क्रिस्टल लैटिस बनता है, क्रिस्टल जालक के निर्माण में एक यूनिट सेल होती है जिसमें लैटिस पॉइंट्स हैं, उन पे जो आयंस हैं वो पाए जाते हैं। और यूनिट सेल के रिपीटेशन से एक क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे जो पैकिंग होती है, संकुलन। संकुलन का मतलब ये है, जनरली हम ये माने कि किसी कोई वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम का कितना परसेंट वॉल्यूम है वो आयंस के द्वारा ऑक्युपाइड होता है, उस ऑक्युपाइड वॉल्यूम को हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन क्षमता। और जो क्रिस्टल्स होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्रिस्टल्स में जो पैकिंग है वो अलग अलग टाइप की होती है, तो उनका पैकिंग फ्रैक्शन होता है, जो संकुलन क्षमता होती है वो भी इनकी अलग अलग पाई जाती है। इसके बाद हम बात करें कि जो सबसे पहले यदि हम जो स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर्स में हम जो पहले जो स्टडी करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो मेन जो एक जो पैकिंग फ्रैक्शन से रिलेटेड जो चीज़ है वो उसमें हम एनायंस को ही इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड मानते हैं जनरली। और ऋणायनों का हम एक पैकिंग फ्रैक्शन है वो बताते हैं, ज्ञात करते हैं। और उसके बाद में सेकंड स्टेप में जो ऋणायन जब ऑक्युपाइड होते हैं तो उनके बीच में स्मॉल स्पेस रह जाते हैं, और इन स्मॉल स्पेस में जो स्मॉल साइज़ के जो कैटायंस होते हैं वो इनमें ऑक्युपाइड होते हैं। यदि स्पेस बड़ा है तो बड़े आकार का कैटायन फिट होगा, यदि स्पेस छोटा है तो छोटे आकार का कैटायन है वो उन खाली जगहों पे, रिक्त स्थानों पर फिट होता है, जिनको हम वॉइड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें जो एक 2 डायमेंशनल लेयर होती है उसको हम रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के बाद जो ऋणायन होते हैं इनके जो सेंटर होते हैं इनको हम आपस में मिलाते हैं, और मिलाकर हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की आ रही है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो बात करेंगे पैकिंग की वो है स्क्वायर पैकिंग। अब स्क्वायर पैकिंग की हम बात करें तो इसमें हम जो स्फीयर होते हैं इनको इस प्रकार से अरेंज करते हैं, और जब हम इनके जो सेंटर होते हैं, जैसे इसका सेंटर यहाँ है, इसका यहाँ है, इसका यहाँ, जो निकटवर्ती जो स्फीयर हैं इनके सेंटर्स को हम आपस में मिलाकर देखते हैं कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो बन रही है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी स्क्वायर। तो हम इस प्रकार की जो पैकिंग होगी उसको हम बोलेंगे स्क्वायर पैकिंग। और स्क्वायर पैकिंग की यदि हम बात करें तो स्क्वायर पैकिंग में 56% है वॉल्यूम वो इन आयंस के द्वारा ऑक्युपाइड होता है, और 44% जो स्पेस है वो वैकेंट रहता है, रिक्त रहता है। यहाँ पर हम देखें कि ये जो वाइट कलर में जो स्फीयर शो किए गए हैं वो पहली लेयर है, नीचे की लेयर है,
हम इसको ए लेयर के नाम से भी जान सकते हैं। और जो इनका जो गैप है, स्पेस है, वैकेंट, उन पर हम दूसरी लेयर के स्फीयर अरेंज करते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, इसको हम बी लेयर बोल सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं दिखाए हुए, ये इनके स्फीयर के सेंटर्स हैं। और यहाँ जो क्रॉस दिखाए गए हैं, ये ऊपर वाली लेयर के जो स्फीयर हैं इनके सेंटर है। और हम जब इनको मिलाते हैं आपस में तो एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनती है। यदि हम इनको मिलाएं तो अभी एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनती है। तो इस प्रकार स्क्वायर पैकिंग की यदि हम बात करें तो इसका पैकिंग जो फ्रैक्शन होता है वो 56% होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।